प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था एसएससी का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है पर्सनल लॉज इन इंडिया। तो पर्सनल लॉज होते क्या हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? जो चीज़ पर्सनली रिलेट करती हो, पर्सनल वर्ड से ही समझ लो, जो चीज़ रिलीजन से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, कोई फैमिली इशू हो किसी भी तरीके का, ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल लॉज में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया एंड व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस? पर्सनल लॉज का कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया में और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पर्सनल लॉ मैंने जैसा कि पहले ही बताया, पर्सनल लॉज में ये रिफ़र होता है स्पेसिफिकली लीगल चीज़ें इसमें रिफ़र की गई हैं जो कि अप्लाई होती हैं इंडिविजुअल्स पे बेस्ड ऑन देयर रिलीजन और कम्युनिटी, और ये लॉज गवर्न करती हैं प्राइवेट फैमिली रिलेटेड मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ये डिज़ाइन किया गया है अपने कल्चर के बेस्ड पे, रिलीजन के बेस्ड पे और ट्रेडिशन के बेस्ड पे। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, रिलीजन्स और ट्रेडिशन है। अलॉन्ग साइड रिलीजियस लॉज हैं, तो दे अलाउ वेरियस कम्युनिटीज़ टू बी गवर्नड बाय देयर ओन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। हर किसी का मैरिज का रूल्स अलग है, डाइवोर्स का रूल्स अलग है, क्योंकि कल्चर अलग है और ट्रेडिशंस अलग हैं। इसीलिए ये चीज़ गवर्न करी गई है कि जो अपना जो भी जिसका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी लॉ को गवर्न करी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग उसके पर्सनल मैटर्स को एक्नॉलेज करा जाएगा अपने कंट्री में। क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है। डिटेल द मेजर कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज गवर्निंग डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया। मतलब डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उसके कोडिफाइड और अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज हैं क्या? जैसे कि पहला है आपका हिंदू पर्सनल लॉ। दिस लॉज अप्लाइज टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख। ये जो हिंदू पर्सनल लॉ है ये अप्लाई होता है हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे, जैन्स पे और सिख्स पे। इसमें 4 मेजर एक्ट्स कोडिफाई की गई हैं, मतलब लिखी गई हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ें इसमें आती हैं, गवर्न करी जाती हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का आगे कौन होगा उसका क्या बोलते हैं उसको, जायदाद प्रॉपर्टी का जो भी केस होता है उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो गवर्न करी जाती हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट आता है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। गार्जियनशिप मतलब अगर कोई माइनर है तो उसका गार्जियन, मान लो फादर मदर सेपरेट हो रहे हैं तो फादर होगा या मदर होंगी, तो ये चीज़ हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत गवर्न किया जाता है। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट इस 1956, इस एक्ट के तहत एडॉप्शन और मेंटेनेंस राइट्स, ठीक है, डाइवोर्स हो जाता है या किसी चीज़ को मेंटेनेंस जो राइट्स हैं वो चीज़ इसके अंदर गवर्न की जाती हैं, और एडॉप्शन अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें गवर्न की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है। दीज आर गवर्न प्राइमरीली बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत। ये जो मुस्लिम्स के लॉज होते हैं वो शरीयत पे मतलब डिपेंड करे गए हैं, शरीयत को मतलब वो करे गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सोर्स बनाया गया है। तो द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एंड अदर ट्रेडिशन इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया दे कवर इसेंशियल एस्पेक्ट सच एज निकाह। तो शरीयत में जैसे कि लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, इसके अंदर कवर होती हैं चीज़ें जैसे कि निकाह मीन्स मैरिज, तलाक मीन्स डाइवोर्स, विरासत मीन्स इनहेरिटेंस, नफका मीन्स मेंटेनेंस। तो ये उर्दू वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग्स है ये। तो इससे रिलेटेड चीज़ें मुस्लिम पर्सनल लॉज में हैं। क्रिश्चियन पर्सनल लॉज में क्या है? मैटर्स रिलेटेड टू मेजर बोल रहे हैं, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस फॉर क्रिश्चियन पॉपुलेशन। क्रिश्चियन से रिलेटेड, क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड जो भी पर्सनल लॉज हैं उनके वो आते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। नेक्स्ट आता है पारसी पर्सनल लॉज। जो भी पारसी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो लॉ का एक्ट है वो है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, जो कि वही सेम चीज़ें कवर करती हैं जैसे मैरिज, डाइवोर्स और अदर पर्सनल मैटर्स। तो हर किसी का अपना अपना पर्सनल लॉ है हर रिलीजन का, क्योंकि एक लॉ से तो चल नहीं पाएगा ना, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिशन अलग है और कल्चर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉ है। तो ज्यूइश पर्सनल लॉज, अनलाइक द अदर मेजर रिलीजन्स इन इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉज फॉर ज्यूइश कम्युनिटी। अदर मेजर रिलीजन्स के जैसे इंडिया में ज्यूइश कम्युनिटी के लिए कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो देयर पर्सनल मैटर्स आर गवर्न डायरेक्टली बाय देयर रिलीजियस टेक्स्ट। तो उनका जो पर्सनल मैटर है वो डायरेक्टली गवर्न किया जाएगा उनके रिलीजियस टेक्स्ट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी। रिसेंटली ये नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी मेंशन करा गया है। होमवर्क में आप लोग चेक करोगे कि ये जो यूसीसी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कौन से आर्टिकल में है। ये चीज़ आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट में कि यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कौन से आर्टिकल में आता है। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यूसीसी क्या है और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं और इससे रिलेटेड डिबेट्स क्या हैं। तो द यूसीसी पर्पस इज अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स। यूसीसी क्या बोल रहा है, इसका पर्पस क्या है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज बने जो कि हर किसी सिटीजन्स के पर्सनल मैटर्स को गवर्न करें अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मतलब रिलीजन कोई भी हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि मुस्लिम्स के जो रिलीजन लॉ है वो शरिया है, हिंदू पर्सनल लॉज अलग हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज अलग हैं, लेकिन यूसीसी कहता है कि हर सिटीजन्स का जो लॉ है वो एक हो। तो जब ये लॉ एक हो तो ये चीज़ को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका क्या है डिबेट, तो ये देखो इसमें आ गया है आंसर में। तो इससे रिलेटेड डिबेट है आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि यूसीसी होना ही चाहिए हर सिटीजन के लिए। ये स्टेट को देखना चाहिए कि हर स्टेट में यूसीसी फॉलो हो, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट यूसीसी वुड एंश्योर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। मतलब सपोर्टर्स जो हैं यूसीसी के वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो ये लोगों में, सिटीजन्स में इक्वालिटी लेकर के आएगा और जस्टिस लेकर के आएगा सारे सिटीजन्स के लिए। इट इज़ स्पेसिफिकली सीन एज अ नेसेसरी टूल टू सिक्योर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ये बहुत ही स्पेसिफिकली देखा गया कि ये बहुत ही नेसेसरी टूल है अगर हम लोग वुमेन के इक्वल राइट्स के सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। हु ऑफन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन पैट्रियार्कल बेसिस पे और अपने कम्युनिटी के पर्सनल लॉ के बेसिस पे। जो भी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं उनके लिए ये यूसीसी बहुत ही फेवर में काम करेगा। ओपोनेंट्स इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं ऑपोजिशन, कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एक तरह का थ्रेट है, अलग कल्चरल है, अलग आइडेंटिटी है, तो ये एक फ्रीडम के अंदर, रिलीजियस फ्रीडम के अंदर आता है कि सबका अपना अपना अलग अलग लॉ हो। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कस्टमरी लॉज इन इंडिया। तो हम लोग समझते हैं कि कस्टमरी लॉज होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप लोग समझिए यहाँ पे अच्छे से। कस्टमरी लॉज का मतलब होता है कि ऐसे रूल्स, ऐसे प्रैक्टिसेस जो किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी में बहुत टाइम से फॉलो किए जा रहे हों। मतलब कोई भी कम्युनिटी या सोसाइटी किसी रूल को बहुत टाइम से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो होते आ रही हैं चीज़ें। तो ये जो लॉज हैं ये रिटन नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है, बस ये कोई रिटन एग्जिस्ट नहीं करते, ये बस ऐसा है कि ट्रेडिशन है, लोग बहुत पुराने टाइम से इसे मानते आ रहे हैं तो लोग इसे माने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैरिज करना ही है एकदम, ये कोई लॉ नहीं है कि मैरिज आपको करना ही है, ये बहुत टाइम से चले आ रहा है कि मैरिज होता है, शादी होता है, तो ये चीज़ कस्टमरी लॉ है। प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी राइट्स, डिस्प्यूट सॉल्व करना। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रॉपर्टी सिर्फ लड़के को मिलेगी या लड़की को मिलेगी, वो पेरेंट्स के ऊपर है या उसके क्या बोलते हैं कोर्ट पेपर्स जो भी है उसके ऊपर है। तो ये एक तरह का कस्टमरी लॉ है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टेट्यूटरी लॉ क्या होता है। एक वर्ड आएगा आपका, स्टेट्यूटरी लॉज, ये क्या होता है। तो स्टेट्यूटरी लॉज वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल तरीके से बनाती है, वो हो जाते हैं स्टेट्यूटरी लॉज। और कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये कम्युनिटी की पुरानी कस्टम और ट्रेडिशन, से नेचुरली डेवलप होते हैं। मतलब स्टेट्यूटरी लॉज इक्वल्स टू ऑफिशियली रिटेन लॉ और कस्टमरी लॉ सोसाइटी की पुरानी परंपरा
सोसाइटी की परंपरा, ठीक है, तो ये चीज़ है। कस्टमरी लॉज रिफर्स टू अ बॉडी ऑफ अनरिटन रूल्स, बताएं ये अनरिटन होता है, एंड प्रैक्टिसेस दैट हैव ओरिजिनली वर्ल्ड, वो बहुत टाइम से चले आ रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी में, तो ये लॉ गवर्न करती है लाइफ इंक्लूडिंग मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और ये स्टैट्यूटरी लॉज का डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट आर द स्ट्रिक्ट लीगल एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड लॉ बाय द इंडियन जुडिशरी। मतलब क्या है कि ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारे कस्टम में हैं और उन्हें लॉ में लाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है इंडियन जुडिशरी को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्या है, फॉर अ कस्टम टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ मेयर सोशल प्रैक्टिस टू अ लीगली रिकॉग्नाइज राइट इट मस्ट स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब एक कस्टम को ट्रांजिशन पीरियड, मतलब ट्रांजिशन करना एक सोशल प्रैक्टिसेस जो लीगली नहीं है और उस चीज़ को बदल के किसी चीज़ों को लीगल करना, वो किस किस क्राइटेरिया में हो सकती हैं। तो फर्स्ट है हिस्टोरिकल लॉन्गिविटी, एंटीक्विटी। हिस्टोरिकल लॉन्गिविटी में क्या आता है, ऐसे कस्टम जो बहुत ही पुराने अर्ली पीरियड से, बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, उसका कोई रिसेंट स्टार्ट ना हो, बल्कि जो कम्युनिटी हैं वो जनरेशन टू जनरेशन, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ फॉलो होती आ रही हैं। हिस्टोरिकली ये डीपली रूटेड कस्टम होगा, उतना ही वो स्ट्रांगली माना जाएगा आगे के टाइम में। फिर आते हैं अनइंटरप्टेड प्रैक्टिसेस। अनइंटरप्टेड प्रैक्टिसेस में क्या होता है, कस्टम कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए। कस्टम क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। अगर बीच में ट्रेडिशन कंप्लीटली बैन हो गया हो या लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोर्ट उसे वैलिड कस्टम नहीं मान सकता। जो चीज़ मतलब कंटिन्यूटी के साथ फॉलो हो रही हैं वही चीज़ वैलिड मानी जाएंगी, जो चीज़ नहीं हो रही हैं कोर्ट उसे वैलिड नहीं मानेगा। फिर आता है पीसफुल प्रैक्टिस। ट्रेडिशन बिना किसी मेजर डिस्प्यूट के, विथआउट एनी डिस्प्यूट, पीसफुली फॉलो होना चाहिए। अगर किसी कस्टम में फाइट, ऑब्जेक्शन या लीगल चैलेंजेस हुए तो कोर्ट डाउटफुल हो सकता है कि ये ट्रूली एक्सेप्टेड कस्टम है या नहीं। मतलब जो भी कस्टम है वो पीसफुल प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो कोर्ट डाउट करेगा कि ये ट्रूली सही कस्टम है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं क्लैरिटी एंड प्रेसिशन। क्लैरिटी और प्रेसिशन का क्या मतलब होता है, कस्टम क्लियर और प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। वेग या कंफ्यूजिंग प्रैक्टिसेस को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो कंफ्यूज है लोग, कह रहे हैं कोई बोल रहा है ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, कोई बोलता है ऐसा नहीं है ऐसा होता है, तो इस चीज़ को जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कोर्ट को क्लियरली समझ आना चाहिए, डिफाइंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। कोर्ट को क्लियरली समझ आना चाहिए कि कस्टम एग्जैक्टली क्या है और कैसे फॉलो होता है। कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबलनेस। कस्टम रीजनेबल और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, बेनिफिशियल टू सोसाइटी। अगर कोई कस्टम अनफेयर हो, अगर कोई कस्टम क्या हो, अनफेयर हो, अनएथिकल हो और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के हो तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए, सही होना चाहिए, वरना कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। अलाइनमेंट विथ स्टैट्यूटरी लॉज। कस्टम एग्जिस्टिंग रिटेन लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो कोडिफाइड लॉज हैं, मतलब जो लिखी हुई लॉज हैं, कस्टम उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट का लॉ कुछ और कहता है तो कस्टम उसके ऑपोजिट कुछ नहीं चल सकता। मतलब पार्लियामेंट का जो लॉ है वो कुछ और कहता है तो कस्टम उसके ऑपोजिट नहीं चल सकता। कस्टम को ओपनली विलिंगली फॉलो होना चाहिए, फोर्स से नहीं। तो ये है अलाइनमेंट विथ स्टैट्यूटरी लॉज। इट मस्ट अलाइन विथ एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज के साथ इसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बी प्रैक्टिस एज रिकॉग्नाइज्ड राइट ओपनली एंड बी एंटायरली फ्री फ्रॉम क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं डिस्कस द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमरी लॉज इन द मॉडर्न लीगल सिस्टम। तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसका क्या है, मतलब लिखा हुआ चीज़ें क्या है इससे रिलेटेड और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कस्टमरी लॉज का। तो इंडियन लीगल सिस्टम में वैलिडिटी ऑफ कस्टमरी राइट्स वो कुछ की लेजिस्लेशन के द्वारा किया गया है। तो वो क्या क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दिस colonial era legislation formalized the acknowledgement of customary right। स्पेसिफिकली सेक्शन 13 में आउटलाइन किया गया लीगली कुछ वैलिडिटी कस्टमरी लॉज का, और सेक्शन 57 में एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स दिस राइट। ये पावर दिया गया कोर्ट को कि कोर्ट इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे कस्टमरी लॉज को और एनफोर्स करे इस राइट को।
नेक्स्ट आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सेक्शन 12 से लेकर 16 तक ये एक्नॉलेज किया गया जो भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं कम्युनिटी बेस्ड, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू एक्सेस पेस्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिफोर दोज एरिया वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व। मतलब किसी का फॉरेस्ट रिलेटेड, जो कि ट्राइब्स लोग हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल राइट्स हैं, तो वो अगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है तो वो अपने आराम से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि लीगली इक्वेट्स कस्टमरी लॉज विद अदर ब्रांचेज ऑफ सिविल लॉ। इट एस्टैब्लिश दैट वंस एज अ कस्टम इज वेरीफाइड इट अटेन्स द अनडिनाइबल स्टेटस ऑफ लॉ। अगर एक कस्टम वेरीफाई हो चुका है, कोई भी कस्टम स्टैब्लिश हुआ और वो वेरीफाई हो चुका लॉ के द्वारा, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट स्टैंस ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेटूटरी लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड कस्टमरी लॉज। ये तीनों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका केसेस क्या है, श्रीमती एस कौर वर्सेस करतार सिंह, ठीक है। इन दिस लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर दैट कस्टमरी लॉज होल्ड प्रेसिडेंस इन एरियाज वेयर स्टेटूटरी लॉज आर कंप्लीटली साइलेंट। जहाँ पे स्टेटूटरी लॉज कंप्लीटली साइलेंट है वहाँ कस्टमरी लॉज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ें कि जहाँ पे भी स्टेटूटरी लॉज जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्टेटूटरी लॉज यानी रिटेन लॉज जो है वो साइलेंट होंगी, वहाँ पे कस्टमरी लॉज अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन हर कस्टम ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होता। हर कस्टम क्या होता है, वैलिड नहीं होता। तो कोर्ट ने बोला कस्टम जो कि जस्टिस, फेयरनेस और गुड कंसाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोई पार्लियामेंट का क्लियर लॉ आ जाए तो वो कस्टम रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड मैरिज, एग्जाम्पल यहाँ देख लो, जैसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। ये आने के बाद चाइल्ड मैरिज जैसी कस्टम लीगली चैलेंज हो सकती हैं। चाइल्ड मैरिज एक प्रथा की तरह चला आ रहा था, लेकिन अब उस पर लॉ बन गया तो वो हट गया, कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कस्टम तभी तक वैलिड होगा जब वो फेयर हो। कस्टम फेयर होगा तभी वो क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। नेक्स्ट आता है सबरीमाला वर्डिक्ट। सबरीमाला वर्डिक्ट क्या है, ये केस कस्टम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे है। कस्टम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। तो सबरीमाला इसका फेमस एग्जाम्पल है। सबरीमाला टेम्पल में सर्टेन एज की वुमेन्स को एंट्री जो था वो अलाउ नहीं था, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम के अकॉर्डिंग सर्टेन एज की औरतों को सबरीमाला टेम्पल में अलाउ नहीं करा जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कस्टम से ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कस्टम से ऊपर है। तो अगर कस्टम डिस्क्रिमिनेशन करता हो तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी ट्रेडिशन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे वर्डिक्ट की गई। नेक्स्ट आते हैं जालीकट्टू स्पोर्ट केस। ये तमिलनाडु में हुआ, जालीकट्टू स्पोर्ट केस। ये तमिलनाडु का ट्रेडिशनल बुल टाइमिंग स्पोर्ट है। बुल टाइमिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है जालीकट्टू। ये कल्चर वर्सेस एनिमल वेलफेयर लॉ, कल्चर वर्सेस एनिमल वेलफेयर लॉ के अंदर आता है। ये सेंचुरी से ओल्ड कल्चर था, ठीक है, टैमिंग बुल्स। तो एनिमल के राइट और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ा कि ट्रेडिशन और मॉडर्न लीगल प्रैक्टिसेस के बीच में जो है वो बैलेंस कैसे मेंटेन हो। कोर्ट कल्चरल ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देता है, बट एक चीज़ आप लोग याद रखना, कोर्ट कल्चरल ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देता है, बट पब्लिक वेलफेयर और लीगल प्रोटेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 वर्डिक्ट था इन चीज़ों से, कस्टमरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, ये सब चीज़ से रिलेटेड। तो ओवरऑल आपका इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि जो कस्टम है और ट्रेडिशन है ये दोनों ही रिस्पेक्टेड हैं, दोनों ही क्या है, रिस्पेक्टेड हैं। मतलब अगर कोई कस्टम अनफेयर हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो,
डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट करे, तो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी लॉज को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। ये सब चीज़ में हानि नहीं होनी चाहिए। जब तक हानि नहीं होगी तब तक कस्टमरी लॉज बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे हानि हो गई तो कस्टमरी लॉज नहीं, काम कौन करेगा, स्टैट्यूटरी लॉज, ठीक है। तो यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो जिन्हें समझ आया अच्छी बात है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।